सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत शेखावाटी के सिरमौर, शेखावाटी के हृदय स्थल सीकर जिले की बात करने वाले हैं। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर कर दें। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। त्रिपुरा सुंदरी की धरती से प्रणाम, मारवाड़ की पावन धरा से प्रणाम, चित्तौड़गढ़ की धरा से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम है। बांसवाड़ा से उज्जवल जी राठौड़, आपको प्रणाम है। इसके साथ ही हाड़ौती से प्रणाम, रणथंभौर की धरा से प्रणाम, जय चित्तौड़ जय मेवाड़, चित्तौड़गढ़ से प्रणाम, जोधपुर से राम राम, टाइगर सिटी से प्रणाम। सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। और इसी के साथ सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास को अपन प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं सीकर जिले के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीकर जिले के बारे में। सीकर जिले का आरटीओ कोड क्या है भाई? परिवहन संख्या की यदि हम बात करें तो RJ23 के यहाँ पर वाहन चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो उपनामों में दो प्रकार के उपनाम आते हैं। एक उपनाम आता है प्राचीन नाम, एक उपनाम आता है प्राचीन नाम, और एक आता है भौगोलिक उपनाम। भौगोलिक उपनाम। तो प्राचीन नाम की यदि हम बात करें तो जिले का प्राचीन नाम क्या है? वीरभान का बांस। वीरभान का बांस जो है वो इस जिले का क्या है? एक प्राचीन नाम है। भौगोलिक उपनाम की यदि हम बात करें तो इसे शेखावाटी का हृदय स्थल कहा जाता है। शेखावाटी का हृदय स्थल कहा जाता है। भाई शेखावाटी की यदि हम बात करें तो शेखावाटी में कितने जिले शामिल हैं? शेखावाटी में 3 जिले शामिल हैं, जिसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले प्रमुख हैं। जिसमें कि चूरू की हम बात करें, चूरू जयपुर संभाग में शामिल नहीं है। शेखावाटी के 2 जिले जो हैं वो झुंझुनू और सीकर की बात करें तो वो शामिल हैं जयपुर में, जबकि चूरू जो है वो बीकानेर में शामिल है। बिल्कुल साथियों के कमेंट आ रहे हैं। वीरभान का बांस, RJ23। बिल्कुल दीपक जी क्या कमेंट कर रहे हैं? आज मेरा जिला चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। दीपक जी सीकर से लाइव चल रहे हैं। प्राचीन नाम के अंदर वीरभान का वास आता है। और शेखावाटी का हृदय स्थल बाड़मेर से भंवर लाल जी जादू भी प्रणाम कर रहे हैं। बिल्कुल आपको भी प्रणाम है, आपको भी राम राम है। तो सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। इसके अलावा हम बात करते हैं शुभंकर जो है वो क्या है? शाहीन यहाँ का शुभंकर है। क्षेत्रफल की बात करते हैं 7,732 वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ का क्या है? क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें 26.77 लाख यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। साक्षरता की हम बात करते हैं 71.09 या 71.9% जो है यहाँ की साक्षरता है। राज्य में चौथा स्थान यहाँ पर रहता। लिंगानुपात की बात करें 947 क्या है यहाँ का लिंगानुपात है मेरे साथियों। इसके बाद में हम बात करते हैं जनघनत्व के बारे में, तहसील के बारे में, लोकसभा क्षेत्र के बारे में, विधानसभा क्षेत्र के बारे में, और बात करते हैं पड़ोसी जिले और पड़ोसी राज्य के बारे में। बिल्कुल बाड़मेर से भी प्रणाम। मोमिन समीर जी आपको प्रणाम है। शाहीन जो है यहाँ का क्या है? यहाँ का शुभंकर है। कोई भी जीव ऐसा है जो जिले में पाया जाता है, जिले की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शुभंकर कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर 71.9% सभी साथी कमेंट कर रहे हैं। धौलपुर से लोकेंद्र सिंह जी कमेंट कर रहे हैं कि मैं धौलपुर से हूँ। बिल्कुल आप राजस्थान के पूर्वी छोर से हो, जहां पर सूर्योदय जो है वो सबसे पहले होता है और सूर्यास्त जो है वो सबसे बाद में होता है। बिल्कुल तो यहाँ पर क्लियर। हाँ जी 947 सभी साथियों का आंसर आ रहा है। जनघनत्व की बात करें 346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है क्या है यहाँ का जनघनत्व है। तहसीलों की बात करते हैं। तहसीलों में फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, दातारामगढ़, श्री माधोपुर और नीम का थाना यहाँ पर क्या है? तहसीलें हैं। तो तहसीलों में हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले सीकर, इसके बाद फतेहपुर, इसके बाद श्री माधोपुर, इसके बाद में लक्ष्मणगढ़, इसके बाद बात करते हैं दातारामगढ़,
दाता रामगढ़, और इसके बाद श्री माधोपुर हो गया। अब एक बच गया है नीम का थाना। नीम का थाना जो है यहाँ पर क्या है, एक तहसील है। लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, लोकसभा क्षेत्र के अंदर सीकर जिला शामिल है, क्योंकि जनसंख्या भी इसकी अच्छी है, 26.77 लाख यहाँ की जनसंख्या है। तो फिर यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र स्वतंत्र है। विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, ये जितने भी क्षेत्र दे रखे हैं इसमें दो क्षेत्र नए जुड़ जाएंगे, एक होगा खंडेला और दूसरा होगा धोंदू या धोंद, दो नाम नए हो जाएंगे, बाकी वो के वही एक जैसे कि सीकर जितनी भी तहसीलें हैं, दूसरा फतेहपुर, तीसरा श्री माधोपुर, श्री माधोपुर। इसके बाद में हम बात करते हैं लक्ष्मणगढ़, दाता रामगढ़, दाता रामगढ़। इसके बाद नीम का थाना, नीम का थाना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि तहसीलों में दो नए क्षेत्र जुड़ जाएंगे, खंडेला और धोंद। बाकी जो तहसीलें हैं वो के वही क्षेत्र सभी विधानसभा क्षेत्र में शामिल हैं। पड़ोसी जिलों की हम बात करते हैं, कौन कौन से जिले की सीमा सीकर के साथ लगती है। तो यहाँ पर सबसे पहले सीकर का हम यहाँ पर मैप देखते हैं। हमने अलवर की जब बात की थी तब हमने बात की थी अलवर के साथ में जयपुर, दौसा और भरतपुर की सीमा लगती है, सीकर की सीमा नहीं लगती है। ये इसके निकट स्थित एक जिला है, लेकिन ये सीमावर्ती नहीं है। पड़ोसी भले कह सकते हैं, सीमावर्ती नहीं कह सकते। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे झुंझुनू की सीमा लगती है, चूरू की सीमा लगती है, नागौर की सीमा लगती है और इसके साथ जयपुर की सीमा लगती है। मतलब पड़ोसी जिले कितने हो गए, 4 जिले हो गए, एक झुंझुनू, दूसरा चूरू, तीसरा नागौर और चौथा जयपुर। तो बात करते हैं पड़ोसी जिले के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं झुंझुनू। झुंझुनू जो है वो इसका एक पड़ोसी जिला है। इसके बाद में है चूरू, इसके बाद है नागौर और फिर जयपुर। और यदि हम बात करें पड़ोसी राज्य के बारे में, किस राज्य की सीमा जो है वो सीकर के साथ लगती है, तो हरियाणा, हरियाणा की जो सीमा है वो सीकर के साथ लगती है। देखिए साथियों के क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। सीकर का आकार जो है वो क्या है, अर्धचंद्राकार है और प्याले के समान है। बिल्कुल उसकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जगह बच गई तो यहाँ लिख देते हैं, सबसे बढ़िया है। हाँ जी, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आकृति के बारे में। सीकर की आकृति क्या है और सीकर की विशेषता क्या। राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला इसे कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला इसे कहा जाता है। 20 सूत्रीय मांगे जो है वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम सबसे पहले क्रियान्वयन कहाँ होता है, यहाँ पर सीकर में होता है। तो राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला इसे कहा जाता है। इसके अलावा आकृति की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। आकृति कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो पहला तो ऑप्शन है प्याले के समान, प्याले के समान आकृति है। इसके अलावा कई कई बार अर्धचंद्राकार भी ऑप्शन में आ जाता है। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार भी ऑप्शन में आ जाता है। एक ही बात है। प्याले के समान मतलब कटोरे के समान, अर्धचंद्राकार मतलब चंद्रमा जो है उसका जब आधा हिस्सा हम देखते हैं तो लगभग हमें सीकर की तरफ देखने को मिलता है। दौसा की बात करें, दौसा भी जो है लगभग इससे सिमिलरता रखता है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं भाई, यहाँ पर ये देखो आप, इसमें अर्धचंद्राकार मतलब सीधा प्याला जो है वो ये दिख रहा है। दौसा की यदि हम बात करें, ये देखो दौसा भी एक ये इस प्रकार से, हम एक प्रकार से इसे हम धनुष के आकार का भी कह सकते हैं। इसको यूं घुमाएंगे तो कुछ सिमिलरता सीकर जिले से ये क्षेत्र भी रखता है। तो यहाँ पर हमने बात की। नेक्स्ट हमने मैप के माध्यम से पड़ोसी जिलों की बात की। अब हम बात करते हैं प्रमुख नदियों के बारे में कि कौन कौन सी नदियां इस जिले में बहती है। सबसे प्रमुख रूप से जो नदी है वो आपको याद रखना है, कौन सी नदी, कांथली नदी। इसके अलावा आपको साबी भी ध्यान में रखना है, मैंथा भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 3 नदियां प्रमुख रूप से है। झील जलाशय की यदि हम बात करें तो प्रमुख रूप से जो झील है उसका नाम है रेवासा झील, रेवासा
झील। इसके अलावा हम बात करें कोछोर झील, कोछोर झील, और एक झील का नाम आता है प्रीतमपुरी झील। प्रीतमपुरी झील जो है वो इस जिले के अंदर है। अब यहां पर आप सभी साथी बताएंगे प्रीतमपुरी महल राजस्थान में कहां पर है। तो यहां पर हम एक नोट लगाएंगे बढ़िया 2000 वाला कि प्रीतमपुरी महल कहां पर है। आप सभी कमेंट करें, देखें प्रीतमपुरी महल कहां है, मैं वेट कर रहा हूं। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं कि यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से गुजरते हैं। तो यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 11 व 65 गुजरते हैं। तो ये तो कौन से हैं, पुराने क्रमांक है। नए क्रमांक आपको कमेंट करने हैं, नए क्रमांक ये भी आपको कमेंट करने हैं। और मिट्टियों की बात करें तो यहां पर भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है, भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो बिल्कुल देखिए साथियों ने प्रीतमपुरी महल के बारे में क्या कमेंट किया है अभी तक। बिल्कुल रायगढ़ बांध भी आता है, लेकिन आप रायपुर बांध के नाम से कंफ्यूज हो जाओगे। भाई रायपुर बोराना जो है वो कहां पर पड़ता है, रायपुर बोराना राजसमंद और भीलवाड़ा जिले की तरफ पड़ता है। जबकि यहां पर बात करें कि रायगढ़ बांध जो है वो कहां पर है, वो यहां पर इस जिले में पड़ता है। देखिए क्या कमेंट आ रहा है, प्रीतमपुरी महल राजस्थान में कहां पर है। क्योंकि अभी प्रीतमपुरी झील की हमने बात की, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है और मैंने आपको बता भी दिया है। बिल्कुल देखें अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया है। खारे पानी की झील है, बिल्कुल इस झील के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, नो डाउट। और कोई कारण हो तो बताओ देखें। हाँ जी, MK स्वामी जी झुंझुनू से प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल आपको प्रणाम है। भूरी रेतीली मिट्टी है, निर्मा जी फील कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो प्रीतमपुरी महल जो है वो कहां पर है, ये महल जयपुर के अंदर है और मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जलवायु की यदि हम बात करें इस जिले में उप आर्द्र प्रकार की जलवायु जिले में पाई जाती है। भाई जलवायु के बारे में कल हम बात कर रहे थे। जलवायु 5 प्रकार की होती है। एक होती है शुष्क जलवायु, दूसरी होती है अर्ध शुष्क जलवायु, उसके बाद होती है उप आर्द्र जलवायु, उसके बाद होती है आर्द्र जलवायु, और सबसे ज्यादा जहां बारिश होती है वहां पे अति आर्द्र जलवायु। जहां पर बिल्कुल वर्षा न के बराबर हो उसे शुष्क जलवायु कहेंगे। उदाहरण जैसे जैसलमेर जिला। आर्द्र की हम बात करें तो आर्द्र में वो जगह आती है जहां पर अधिकतर वर्षा होती है। हमारा राजस्थान का अरावली प्रदेश जो है वो एक प्रकार से उपाद्र जलवायु और अर्ध शुष्क के मध्य में आ जाता है। क्योंकि हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश जब पढ़ते हैं उसमें बांगर का जो मैदान है वो एक प्रकार से अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर आता है। उसके बाद अरावली की तरफ से हम बात करें तो अरावली से यदि हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो उधर वर्षा हमें ज्यादा मिलती है, उधर से हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल वर्षा कम मिलती है। तो वर्षा का स्तर भी वहां पर घटता बढ़ता रहता है। बिल्कुल एरिडोसोल मृदा उसको कहते हैं, जो रेगिस्तानी मिट्टी होती है उसे एरिडोसोल मिट्टी कहते हैं। बिल्कुल क्लियर। हाँ जी, इसके बाद हम वनस्पति की बात करें, स्पेशली इस जिले की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो वृक्षों की प्रधानता है वो है खेजड़ी, इसके अलावा धोकड़ा, इसके अलावा बेर और इसके बाद सालर। इस प्रकार की यहाँ पर वनस्पति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अभी तक सभी साथियों ने कमेंट नहीं किया है कि नए क्रमांक के हिसाब से NH एक साथी का कमेंट आ रहा है NH 52। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं NH 65 जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ये NH 65 कहां से कहां तक है, ये फतेहपुर से जोधपुर की तरफ जाता है और वाया लाडनू होकर के जाता है। जबकि यहाँ पर बात करें हम NH 11 के बारे में, NH 11 बीकानेर से फतेहपुर मार्ग वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब इनके नए नाम कर दिए गए हैं। तो एक तो आंसर आ गया है 52, अभी एक आंसर नहीं आया है। तब तक मैं इसको पेंडिंग रख देता हूं। देखिए आप कमेंट करोगे तभी लिखूंगा मैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मैप के माध्यम से। मैप के माध्यम से डायरेक्टली हमारे क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं कि नीम का थाना की यदि हम बात करें, नीम का थाना में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है, गणेश्वर। और गणेश्वर सभ्यता आप सभी जानते हैं कि क्या इसकी स्थिति है। अब यहां पर बात करते हैं हम माधोपुर के अंदर, यहां पर एक जगह पड़ती है खंडेला, जो कि गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये कांतली नदी जो है उसका उद्गम यहीं से होता है। माधोपुर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है देवराला, जिसे दिवराला भी कहते हैं। और ये जगह क्यों प्रसिद्ध है, ये 1987 में जो रूप कंवर हत्याकांड एक प्रकार से
जो सती कांड हुआ था उसके लिए चर्चा में है। दाता रामगढ़ की बात करें, यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खाचरियावास। खाचरियावास वर्तमान में राजस्थान कैबिनेट की यदि हम बात करें तो मंत्रिमंडल में यहाँ से भी वर्तमान में एक मुख्यमंत्री भी है, यहाँ से एक मंत्री भी है, और जबकि यहाँ से पहले एक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जो कि उन्होंने भारत का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी देखा था, स्वयं उपराष्ट्रपति भी रहे थे, और खाचरियावास से उनका संबंध है। और ये वही खाचरियावास है जहाँ पर हीरा लाल जी शास्त्री का क्या था, ससुराल था मेरे साथियों। इसके अलावा हम बात करते हैं लक्ष्मणगढ़ के बारे में। लक्ष्मणगढ़ में एक तो प्रसिद्ध लक्ष्मणगढ़ क्या है, दुर्ग स्थित है। इसके अलावा ये हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है, यहाँ हवेलियां प्रसिद्ध है। कौन कौन सी हवेलियां, तो उसकी कल हम बात करने वाले हैं। कल हम मंदिरों की बात करेंगे, हवेलियों की बात करेंगे। फतेहपुर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर फतेहपुर में क्या है, फतेहपुर में प्रथम राज्य का कृषि विज्ञान केंद्र है। राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र वो कहां पर है, वो फतेहपुर में है। यहां पर जोजोबा इन्हीं को क्या कहते हैं, होहोबा, ये एक इजरायली पौधा है, इसका भी यहाँ पर क्या है, एक अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। और यहाँ पर अब हम आगे बात करते हैं, ये शाहीन का फोटो देख लो, नहीं देखा हो तो शाहीन कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। आप चाहे तो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। भैरव सिंह जी शेखावत की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अभी हम भैरव सिंह जी शेखावत की बात कर रहे थे कि ये कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था सीकर के खाचरियावास से इनका संबंध है। खाचरियावास से इनका संबंध है। वर्तमान में प्रताप सिंह जी खाचरियावास जो कि परिवहन मंत्री हैं, उनका संबंध भी कहां से है, खाचरियावास से है। अब यहां पर इनसे संबंधित हम बात करें, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार मुख्य मंत्री ये रह चुके हैं। भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे। इन्हें राजस्थान का बाबोसा के नाम से जानते हैं, बाबोसा कहते हैं इन्हें। राजस्थान का क्या कहते हैं, बाबोसा कहते हैं। और जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ा तो किनके खिलाफ लड़ा, प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल के खिलाफ लड़ा और चुनाव हार गए थे। राष्ट्रपति ये नहीं बन पाए। इसके बाद इन्होंने राजनीति से एक प्रकार से कह सकते हैं संन्यास ले लिया था। बाकी गैर कांग्रेसी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्रियों में इनका नाम आता है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल के बारे में। एग्जाम में इनसे सीधा सीधा क्या प्रश्न बना हुआ है, तो इनका जो मूल स्थान था या फिर इनका पीहर कह सकते हैं या फिर इनका हम जन्म कह सकते हैं, जन्म इनका कहां पर हुआ था, नंदगांव के अंदर हुआ था। और ये नंदगांव कहां पड़ता है, ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। भाई राजस्थान से इनका क्या संबंध है, तो सीकर जिले के लोसल गांव में इनका ससुराल था। लोसल गांव में ससुराल। इनके पति का क्या नाम था, तो देवी सिंह जी इनके पति का नाम था और प्रतिभा पाटिल इनका नाम था। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। लोसल गांव में क्या रहा है, इनका ससुराल है। इसके अलावा हम यदि हम बात करें तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ है। यदि हम बात करें देश के स्तर पर, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी ये रह चुकी हैं। तो ये इनसे संबंधित कुछ बात हुई। जन्म नंदगांव महाराष्ट्र में हुआ, लोसल गांव में इनका ससुराल था। लोसल कौन सी, छोटी लोसल जो कि सीकर में पड़ती है। राजस्थान की प्रथम राज्यपाल रह चुकी है। 2004 में एक प्रश्न आया था, जब उस समय हम बात करें, उस समय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो है वो पद भी था महिला के पास में, राज्यपाल पद भी था महिला के पास में, और उस समय मुख्यमंत्री पद जो था वो भी महिला के पास में था। तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि वो सन पूछा गया जिस सन के अंदर राजस्थान के तीनों शीर्ष पद जो है वो महिलाओं के पास थे। तो 2004 की बात करें तो उस समय में ये राज्यपाल थी। वसुंधरा राजे जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं मुख्यमंत्री थी, जबकि सुमित्रा सिंह की यदि हम बात करें तो वो उस समय विधानसभा अध्यक्ष थी। बिल्कुल नंदगांव जो है वो महाराष्ट्र में है, लोसल इनका ससुराल था। बिल्कुल क्लियर सभी को, हाँ जी।
नेक्स्ट बात करते हैं जमनालाल जी बजाज के बारे में। जमनालाल जी बजाज जो है, इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म काशी का बास सीकर में हुआ था। काशी का बास सीकर में जन्म, तो काशी का बास सीकर में इनका जन्म हुआ था। ये स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। अब गुलाम नंबर 4 ही क्यों कहते थे? गुलाम नंबर 1 क्यों नहीं कहते? गुलाम नंबर 2 क्यों नहीं कहते? 3 क्यों नहीं कहते? तो गुलाम नंबर 1 का मतलब होता है कि मेरा देश गुलाम है। गुलाम नंबर 2 का मतलब होता है मेरा राज्य गुलाम है। गुलाम नंबर 3 का मतलब होता है कि मेरे राज्य के जो राजा हैं, जो ठिकानेदार हैं, वो भी क्या है? वो भी गुलाम है। और चौथा गुलाम नंबर मैं खुद हूं, क्योंकि मैं भी गुलाम हूं। जब देश गुलाम है, राज्य गुलाम है, राजा गुलाम है, तो मैं भी गुलाम हूं। इसलिए स्वयं को क्या कहते थे? स्वयं को ये गुलाम नंबर 4 कहते थे। गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते थे। 5वें पुत्र, क्योंकि 4 तो गांधी जी के स्वयं पुत्र थे और ये थे गांधी जी के कमाऊ बेटे। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? गांधी जी के 5वें पुत्र। ऐसा कहा जाता है कि इनकी चेक बुक जो है वो गांधी जी के पास रहती थी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या की थी? आर्थिक सहायता की थी। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं इनके प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, हम इनको कह सकते हैं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। प्रसिद्ध ये स्वतंत्रता सेनानी थे। और यहां पर हम लिख सकते हैं गांधी जी के आर्थिक सहयोगी थे। ये गांधी जी के आर्थिक सहयोगी, गांधी जी के आर्थिक सहयोगी के रूप में इनको जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है कि गांधी जी के आर्थिक सहयोगी कौन थे? मतलब गांधी जी को धन जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किन्होंने दिया था? तो यहां पर बात करें सेठ जमनालाल जी बजाज के बारे में। इनके नाम पर बांसवाड़ा जिले में एक माही बजाज सागर भी बांध बनाया हुआ है। और स्वतंत्रता सेनानी थे ये। स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे, जबकि गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में इनको जाना जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं राम नारायण जी चौधरी के बारे में। राम नारायण जी चौधरी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। बहुत सारी बार एग्जाम में इनसे प्रश्न आ चुका है। तो यहां पर हम बात करते हैं जन्म कहां पर हुआ था? जन्म इनका सीकर के अंदर हुआ था। एग्जाम में यही प्रश्न आता है कि किस जिले में हुआ था? सीकर में हुआ था। अब हम बात करते हैं प्रसिद्ध ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, मतलब आजादी की जो लड़ाई लड़ी, वो जिन्होंने मिलकर लड़ी वो सभी क्या है? स्वतंत्रता सेनानी है। अब यहां पर हम बात करते हैं इनसे संबंधित एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है। राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ के क्या थे? ये मंत्री थे। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री हुआ करते थे। और जब हम बात करते हैं यहां पर कि साधु सीताराम दास, और यहाँ पर यदि हम बात करें विजय सिंह जी पथिक, राम नारायण जी चौधरी, इनका नाम जो है वो बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इन्होंने नेतृत्व किया था बेगू किसान आंदोलन का। किनके कहने पर किया? तो विजय सिंह जी पथिक के कहने पर इन्होंने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास जी कर रहे होते हैं, उसी समय बेगू के कुछ किसान आते हैं, कहते हैं कि हमारी और आपकी समस्या क्या है? समान है। तो वहां पर विजय सिंह जी पथिक से वो क्या करते हैं? निवेदन करते हैं कि भाई आप जो है हमारा भी नेतृत्व कीजिए। उस समय विजय सिंह जी पथिक जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बड़ा किसान आंदोलन चल रहा था, तो उसमें ज्यादा व्यस्त थे। तो उन्होंने राम नारायण जी चौधरी, जो कि उनके बड़े विश्वास पात्र हुआ करते थे, राजस्थान सेवा संघ के क्या थे? मंत्री थे, तो इनको भेजा था उसका नेतृत्व करने के लिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इन्होंने बेगू किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया।
एग्जाम में इनसे संबंधित 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है और वो दोनों किस किस संदर्भ में, एक तो पूछा जा चुका है बेगू किसान आंदोलन, ये तो एग्जाम में कई बार आ चुका है, और इसके अलावा ये भी पूछा जा चुका है कि राजस्थान सेवा संघ के मंत्री कौन थे, तो वो थे रामनारायण जी चौधरी। नेक्स्ट बात करते हैं रूप कंवर सती कांड जो है ये घटना कब घट गई थी, तो यहां पर एग्जाम में इससे प्रश्न क्या पूछा गया है, इससे प्रश्न पूछा गया है कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये घटना घट गई, तो ये घटना घटी थी 1987 के अंदर। इनके पति का क्या नाम था, पति का नाम मान सिंह शेखावत, मान सिंह शेखावत जो है इनके पति का नाम था। और यदि हम बात करें तो सती प्रथा जो है वो अंग्रेजों ने पूरी तरीके से बैन कर दी थी। आजादी के बाद सती का ऐसा कोई महत्व नहीं रह गया था। पहले ऐतिहासिक बहुत ज्यादा महत्व था। राजस्थान में जहां जहां केसरिया हुआ है, जोहर हुआ है, साके हुए हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से वो सभी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब अंग्रेजों ने कानून बनाए तब अंग्रेजों ने पूरी तरीके से बैन कर दिया था कि अब सती का महिमा मंडन करना, एक प्रकार से सती के बारे में कुछ भी बात करना क्या है, एक प्रकार से गुनाह है, एक प्रकार से दंडनीय अपराध है। और यहां पर घटना क्या हो गई 1987 के अंदर, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री देखिए आप सभी साथी कमेंट करें कि 1987 के आसपास मुख्यमंत्री कौन थे, क्योंकि उस समय हमारे संभाग्य व्यवस्था जो है वो राजस्थान में पुनः प्रारंभ हुई थी। तो यहां पर जो रूप कंवर की हम बात करें तो ये घटना कहां पर घट गई थी, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये घटना देवराला की है, या फिर हम इसे दिवराला या देवराला भी कह सकते हैं। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है रूप कंवर सती प्रकरण जो है वो कब हुआ था, तो वो कब हुआ था, वो 1987 ईस्वी में हुआ था। मान सिंह जी शेखावत इनके पति का नाम था। और यदि हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, देखें अभी तक कमेंट नहीं आया, देखें फास्ट कमेंट करो। एक कमेंट आया, जोशी जी का कमेंट आ रहा है। हाँ जी, अब तो लगभग सभी साथियों ने कमेंट दे दिया है। हरिदेव जी जोशी जो थे उस समय मुख्यमंत्री थे, तो यहां पर लिख देते हैं हम हरिदेव जी जोशी। हरिदेव जोशी जो थे उस समय मुख्यमंत्री थे। तो ये थी रूप कंवर सती प्रकरण की घटना। नेक्स्ट बात करते हैं डूंग जी जवाहर जी के बारे में। बहुत ही अच्छे ऐतिहासिक क्या है ये कैरेक्टर हैं। तो डूंग जी जवाहर जी की यदि हम बात करें तो ये क्या शेखावाटी में इनकी लोक देवता के रूप में मान्यता है, लोक देवता के रूप में मान्यता। अब इनका संबंध जो है वो कहां से बताया जाता है, सीकर जिले में बठोट पाटोदा के ये निवासी थे। चाचा भतीजा थे दोनों, बड़े खतरनाक थे, अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी दोनों ने। अब यहां पर यदि हम बात करें इनके सहयोगी कौन कौन थे, सहयोगी, तो सहयोगी थे एक तो लोटिया जाट और करना मीणा जो है वो दोनों इनके अच्छे मित्र थे। बात करते हैं डूंग जी जवाहर जी के बारे में। डूंग जी जवाहर जी ऐसे व्यक्तित्व थे जो अमीरों से धन लूटते थे। सेठ साहूकार की यदि हम बात करें, अभी हम फतेहनगर की बात कर रहे थे, फतेहपुर की बात कर रहे थे। फतेहपुर को धनपतियों का शहर कहा जाता है, जबकि रामगढ़ को सेठों का नगर कहा जाता है। इसका मतलब वहां पर लोगों के पास क्या है, पैसा बहुत है। और अधिकतर विदेश की यदि हम बात करें तो या तो मारवाड़ी लोग सबसे ज्यादा विदेश में हैं, या फिर शेखावाटी के लोग सबसे ज्यादा बाहर हैं। बिल्कुल बठोट पाटोदा का भी कमेंट आ रहा है, करना मीणा का भी आ रहा है। लोटिया जाट और करना मीणा कौन थे, इनके सहयोगी थे। अब यहां पर यदि हम बात करें डूंग जी जवाहर जी के बारे में, 1857 की क्रांति से पहले ही इन्होंने क्या किया था, क्रांति का बिगुल बजा दिया था। और 1857 की क्रांति के समय क्या कर दिया इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। और यहां पर यदि हम बात करें डूंग जी के बारे में, तो डूंग जी और जवाहर जी क्या है, दोनों चाचा भतीजा हैं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। इनके परम मित्र कौन है, लोटिया जाट, बड़े शक्तिशाली आदमी थे लोटिया जी जाट।
जब यहाँ पर हम बात करते हैं कि डूंगर सिंह जी को कैद कर लिया था अंग्रेजों ने, तब लोटिया जाट करना मीणा दोनों ने क्या किया था, इनको वहां से बचाया था। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं इन्होंने नसीराबाद छावनी, इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा, जिसकी गूंज लंदन में हुई। भाई लंदन जो विधानसभा लगी वहां पर भी एक प्रकार का ये प्रश्न उठ गया कि ऐसे कौन व्यक्ति है डोंगजी जवार जी जिन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूट लिया है। भाई सैनिक छावनी जो है उनको लूटना एक प्रकार से क्या है, बहुत बड़ी बात है। वहां पर सेना रहती है, इतने लोग हैं, भाई उस छावनी को कैसे लूट सकते हैं। उस समय जो है डूंगर सिंह जी और जवार सिंह जी एक प्रकार से चर्चा में आ गए थे। बाकी यहाँ पर हम बात करें, बलजी देव जी इनके रिश्तेदार थे और एक बार इनको गिरफ्तार भी कर लिया था अंग्रेजों ने, और बाद में इन्होंने वापस वहां से भाग गए और एक प्रकार से जब तक ये जिंदा रहे तब तक जीना आराम कर दिया अंग्रेजों का। और इनका विशेष कार्य, एग्जाम में प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि डूंगजी जवार जी के बारे में कि शेखावाटी के वे व्यक्तित्व या वे लोग देवता जो कि अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों को बांट देते थे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये अमीरों से धन लूटते, वे गरीबों में बांटते थे, गरीबों में बांटते थे। अधिकतर हम देखते हैं कि सेठ साहूकार जो हैं वो जा रहे हैं, अचानक डाकू वहां पर आ जाते हैं, उनको लूट लेते हैं। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो डोंगजी जवार जी से जुड़ी हुई है। लोक मानस के अंदर तो ये लोग देवता थे, लेकिन अंग्रेजों के लिए एक प्रकार से आंख की किरकिरी बन चुके थे। सेठ साहूकार इनसे डरते थे, जबकि गरीब लोगों के लिए मसीहा थे, गरीबों की सहायता करते थे, उनकी धन की सहायता करते थे, उनकी दूसरी जरूरतें पूरी करते थे। अब इनसे एग्जाम में क्या प्रश्न आ चुका है, अब तक प्रश्न आ चुका है डोंगजी जवार जी का संबंध कहां से है, किस गांव से है, तो भाई बठोट पाटोदा से है। किस जिले के निवासी थे, सीकर जिले के निवासी थे। नसीराबाद छावनी को लूटने वाले कौन थे, नसीराबाद छावनी को लूटने वाले यही थे। लोटिया जाट और कर्णा मीणा कौन थे, ये दोनों इनके सहयोगी थे। अब बात करते हैं यहाँ पर कठराथल सम्मेलन के बारे में। आप सभी साथी बताएंगे ये सम्मेलन कब हुआ था, कठराथल सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कठराथल सम्मेलन हुआ था सीकर के अंदर। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो यहां पर बात कर सकते हैं, यहां पर लगभग 10,000 महिलाओं का नेतृत्व, 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किशोरी देवी ने किया, किशोरी देवी ने किया। तो यहां पर एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि कठरातल में हुए महिला सम्मेलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, तो यहां पर किशोरी देवी ने ये नेतृत्व किया था। कब हुई थी, कब हुआ था ये कठरातल सम्मेलन, तो देखे कमेंट आ रहा है 1934 का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर हम बात कर सकते हैं 25 अप्रैल को ये सम्मेलन हुआ था, 25 अप्रैल 1934 को यह सम्मेलन हुआ था। और कहां पर हुआ था, कठरातल में हुआ था। उमा देवी ने यहाँ पे भाषण दिया था। इसके अलावा हम बात करते हैं गुरारा के बारे में, यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। गुरारा एक सभ्यता स्थल है, कौन से जिले में है, सीकर में है भाई। और यहाँ से बात करते हैं हम 2744 चांदी के पंचमार के सिक्के मिले हैं। भाई एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि 2744 जो चांदी के पंचमार्क सिक्के हैं वो कहां से मिले हैं, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, यहां से मिले। गुरारा जो है वो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, किस जिले में स्थित सभ्यता स्थल है। इसके अलावा हम बात करें गुहाला गांव, ये भी जिले में स्थित क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना जाता है। और किरडोली की यदि हम बात करें, किरडोली किसके लिए जाना जाता है भाई, ऑस्ट्रेलिया में एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम क्या है, एमू। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई पक्षी एमू का यहां पर पालन फार्म है,
पालन फार्म है। तो ऑस्ट्रेलियाई पक्षी एमू के लिए राजस्थान में प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा भी गया है। राजस्थान में ऑस्ट्रेलियाई पक्षी एमू के पालन के लिए कौन सी जगह जानी जाती है, वो कौन सी जगह है, वो किरडोली जगह है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य के बारे में। कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है। कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये एक शेखावाटी का व्यावसायिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है ये भाई, ये व्यावसायिक नृत्य है, एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य। क्या विशेषता है इसकी, तो यहां पर बात करते हैं इसमें पैटर्न बनाने की कला, इसमें पैटर्न बनाने की कला प्रमुख होती है, प्रमुख होती है। तो ये था कौन, कच्ची घोड़ी नृत्य। और यदि हम बात करें पाटोदा के बारे में, अभी हम बात कर रहे थे बठोट पाटोदा कौन सी जगह है, ये वो जगह है जहां पर डूंगजी जवाहर जी का संबंध है। और ये पाटोदा यहाँ का लुगड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ का लुगड़ा प्रसिद्ध है। एग्जाम में प्रश्न ये भी आ सकता है लुगड़ा क्या है, तो लुगड़ा एक प्रकार की क्या है, ओढ़नी, एक प्रकार की क्या है, ओढ़नी मान सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट बात करते हैं खंडेला के बारे में। भाई खंडेला क्यों प्रसिद्ध है, खंडेला की बात करें यहाँ पर, पहली बात तो यहाँ पर खंडेला की क्या है, पहाड़ियां है, खंडेला की पहाड़ियां है। अभी हम बात करेंगे कांतली नदी के बारे में विस्तार से। खंडेला की पहाड़ियां हैं। और खंडेला किसके लिए जाना जाता है, भाई घोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ना। तो यहां पर यदि हम बात करें तो घोटा उद्योग के लिए राजस्थान में कौन सी जगह है, खंडेला प्रसिद्ध है, घोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध। एग्जाम में प्रश्न ये भी आया हुआ है। बलेखण की यदि हम बात करें तो बलेखण जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बकरी पालन फार्म है, यहाँ पर बकरी पालन क्या है, फार्म स्थित है। और बकरी पालन फार्म कौन सी बकरियां यहाँ पर पाई जाती है, शेखावाटी नस्ल की बकरियां, शेखावाटी नस्ल की बकरियां यहां पर पाई जाती है। और इन बकरियों की क्या विशेषता होती है, ये बिना सींग की बकरियां होती है भाई। तो यहां पर हम बात करें बिना सींग की बकरियां, बिना सींग की बकरियां। और बिना सींग की बकरी, एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि बिना सींग की जो बकरी है उसे किस अनुसंधान केंद्र ने क्या है, विकसित किया है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो शेखावाटी नस्ल की बकरी है जो कि बिना सींग वाली बकरी है, इसे काजरी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसे काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, शेखावाटी नस्ल की बकरी के बारे में। इससे पहले हम कल बात कर रहे थे किसके बारे में, अलवर के बारे में जब हम बात कर रहे थे। तो यहां पर आप सभी साथी कमेंट करेंगे कि भाई हाँ पोमचा जो है, पोमचा भी क्या ओढ़नी का एक प्रकार है, लहरिया भी क्या है, लहरिया एक बांध है, लहरिया ओढ़नी भी होती है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अलवर के समय में हमने बात की थी कि वहां पर एक जखराना नस्ल की बकरी पाई जाती है। जबकि एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि सीकर में पाई जाने वाली बकरी कौन सी है, तो वो शेखावाटी नस्ल की बकरी है, बिना सींग वाली बकरी है। इसे काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। तो ये क्या एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बकरियों में कौन सी नस्ल की बकरी है जिसके सींग नहीं होते हैं। तो ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी मारवाड़ी, जखराना है ना, बहुत सारे, और चनौतर, बहुत सारी नस्लें हैं बकरी की, लेकिन एकमात्र ऐसी नस्ल है जिस बकरी के सींग नहीं होते हैं। चूंकि वैज्ञानिकों ने विकसित किया है तो ये एक स्पेशल नस्ल है। और रघुनाथगढ़ की यहाँ पर हम बात करते हैं। भाई रघुनाथगढ़ क्या है, उत्तरी अरावली की क्या है, एक चोटी है, उत्तरी अरावली की चोटी। और उत्तरी अरावली की क्या है, सबसे ऊंची चोटी जिसकी हाइट क्या है, 1000
55 मीटर मानी जाती है। भाई अरावली की यहाँ पर हम बात करें, अरावली बेसिकली 3 भागों में क्या है, डिवाइड है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। जिसमें हम बात करते हैं उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, रघुनाथगढ़, जिसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट मानी जाती है 1055 मीटर। जबकि दक्षिणी अरावली की बात करें, जो कि संपूर्ण अरावली की और मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो है गुरु शिखर। और मध्य राजस्थान की अरावली की बात करें, मध्य अरावली की यदि ऊंची चोटी की बात करें तो उसके अंदर एक तारागढ़ का नाम भी आता है और आजकल एक नया नाम भी आ रहा है, लेकिन तारागढ़ पुराना नाम है। यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तरी अरावली की चोटी, जो कि 1055 मीटर क्या है, ऊंची है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं और क्या एग्जाम में हमारा प्रश्न बन सकता है इससे। अब हम बात करते हैं कांतली नदी के बारे में, कांतली नदी विशेष, कांतली नदी विशेष के बारे में बात करते हैं। एग्जाम में बहुत बार इससे प्रश्न आया हुआ है। अंतः प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, तो यहाँ पर हम बात करें अंतः प्रवाह की दृष्टि से, अंतः प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। अब ये सबसे लंबी नदी है तो इसकी लंबाई कितनी है वो भी एग्जाम में पूछी गई है और फिक्स है। इसकी लंबाई कितनी, 100 मीटर, इसकी 100 किलोमीटर, सॉरी 100 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है। अब और इससे क्या क्या एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, बात करते हैं इसके उद्गम को लेकर प्रश्न आता है। उद्गम, अभी हम बात कर रहे थे खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां जो है यहां से इसका उद्गम होता है और कितने जिलों में यह बहती है, प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो सीकर से इसका उद्गम होता है। इसके बाद में झुंझुनू में बहती है और यहां पर एक सबसे बड़ी बात क्या है कि चूरू की सीमा में जाके समाप्त हो जाती है। तो यहां पर लिख सकते हैं चूरू की सीमा पर समाप्त, मतलब ये चूरू में नहीं जाती है, चूरू में नहीं जाती है। राजस्थान के अंदर बीकानेर और चूरू कौन, 2 ऐसे जिले हैं जिसमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो भाई यहां पर ये कह सकते हैं चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है, मतलब चूरू में नहीं जाती है। सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में इसका क्या है, प्रवेश है, प्रवाह क्षेत्र है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बात है, इससे संबंधित, इस नदी से संबंधित इसका प्रवाह क्षेत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो शेखावाटी में किस नाम से जाना जाता है, शेखावाटी में, तो शेखावाटी में इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। भाई एग्जाम में प्रश्न आ जाए तोरावाटी किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं, तो शेखावाटी के अंदर इस कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता जो है वो इसके किनारे विकसित हुई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गणेश्वर सभ्यता इस नदी के किनारे विकसित हुई, किनारे विकसित हुई। और यदि हम बात करें इस गणेश्वर सभ्यता के बारे में, इससे हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन जाता है, तो यहां पर मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं, मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त, मछली पकड़ने के कांटे यहां से प्राप्त हुए हैं। और इसे और क्या नाम दिया जाता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की, समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है, जननी इसको कहा जाता है। अब यहां पर ताम्र से संबंधित क्या है, 4 फैक्ट राजस्थान में बनते हैं। प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहते हैं, वो है गणेश्वर सभ्यता। जबकि प्रश्न ऐसा आ जाए ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो सभ्यता है आहड़ सभ्यता। यदि ताम्र नगरी पूछ लिया जाए तो खेतड़ी का आंसर देना है, यदि ताम्र जिला पूछ लिया जाए तो मेरे साथियों आपको झुंझुनू आंसर देना है। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा आपको वेरिएंट मिल सकता है। तो वापस एक बार रिवाइज करते हैं कांतली नदी के बारे में। अंतः प्रवाह की दृष्टि से क्या है, सबसे लंबी नदी है, 100 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई। और चूंकि यह पूर्णतः बहाव की दृष्टि से है, पूर्णतः राजस्थान में
मतलब 100 किलोमीटर कहाँ बहती है, राजस्थान में बहती है। बाकी तो घग्गर नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है, लेकिन राजस्थान में अंत्य प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी, ये कातली नदी। उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है, खंडेला की पहाड़ियां सीकर में है। प्रवाह क्षेत्र सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में है। चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है, मतलब चूरू जिले में नहीं बैठती है। शेखावाटी में इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। इस नदी के किनारे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, या फिर कांतली नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता स्थल का क्या नाम है। तो गणेश्वर सभ्यता ये इस नदी के किनारे विकसित हुई। मछली पकड़ने के यहाँ से कांटे प्राप्त हुए, इसका मतलब प्राचीन काल में जब ये सभ्यता थी तब यहाँ कोई ना कोई बांध था, और वो बांध किस पर था, वो इस नदी पर था, तभी तो लोग यहाँ पर मछलियां पकड़ते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या इसको जननी कहते हैं। भाई जितनी भी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ से इसका जन्म हुआ है, और ऐसा कहा भी जाता है। यदि हम बात करें ईरान की या फिर जो अरब कंट्रीज वगैरह हैं, यहाँ पर पहले तांबा सप्लाई करने का यहाँ से कार्य किया जाता था। तो ये सारी बात थी अपनी आज की क्लास के बारे में। एक बार देखे बढ़िया शानदार रिवीजन करते हैं कि आज अपन ने क्या पढ़ा। तो बात करते हैं परिवहन संख्या की। RJ23 यहाँ का परिवहन कोड है। प्राचीन नाम है वीर भान का वास, एक वीर सिंह जी हुए थे, उन्होंने इसको बसाया था। भौगोलिक उपनाम की बात करें, इसे शेखावाटी का हृदय स्थल कहा जाता है। शुभंकर की बात करें, शाहीन यहाँ का शुभंकर है। क्षेत्रफल की बात करें, 7,732 वर्ग किलोमीटर क्या है यहाँ का क्षेत्रफल है। इसके अलावा हम बात करते हैं जनसंख्या, 26.77 लाख यहाँ की जनसंख्या है। 71.9% यहाँ की साक्षरता है। और लिंगानुपात की बात करें तो 947 प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अब एग्जाम में कई बार आकृति को लेकर प्रश्न आ जाता है, सीकर जिले की आकृति कौन सी है, सबसे परफेक्ट आकृति क्या है, अर्धचंद्राकार। लेकिन कई बार ऐसा भी ऑप्शन में हो प्याले के समान, तो वो भी सही है। राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला माना जाता है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम सबसे पहले यहाँ लागू हुआ। जनघनत्व की बात करें, 346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर निवास करते हैं। तहसीलों की बात करते हैं, सीकर, फतेहपुर, श्री माधोपुर, लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़, नीम का थाना यहाँ पर तहसीलें हैं। इसके अलावा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सीकर ही लोकसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो खंडेला, धौंद, सीकर, फतेहपुर, श्री माधोपुर, लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़ और नीम का थाना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करें पड़ोसी जिलों की, 4 पड़ोसी जिले हैं, झुंझुनू, चूरू, नागौर और जयपुर। इसमें ऐसे प्रश्न बनते हैं, निम्न में से किस जिले की सीमा सीकर जिले के साथ नहीं लगती है, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन होगा। और ऐसा प्रश्न डेपी नेट आपकी प्रश्नोत्तरी में आएगा। मैंने कह दिया मतलब ये छपेगा प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न मैं शामिल स्पेशली करता हूँ एग्जाम में। ऐसे प्रश्न आजकल नए प्रश्नों की श्रेणी में आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जिले के संदर्भ में 4 जिलों से सीमा लगती है। नेक्स्ट बात करें प्रमुख नदियों के बारे में, कांतली, साबी, मेंथा यहाँ पर नदियां बहती है। झील जलाशय के अंदर रेवासा, कोचोर, प्रीतमपुरी तो खारे पानी की झील है, फेमस झील है, कई बार पूछा गया है। प्रीतमपुरी महल कहाँ पर है, ये तो जयपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 और 65 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग है। नए क्रमांक की यदि बात करें, एक तो हो गया साथियों 52 और दूसरा अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया, तो वो कौन सा है, वो 58 है। भाई दोनों सम संख्या वाले क्रमांक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो पहले दोनों थे विषम, अब हो गए क्या, सम। मिट्टियों की बात करें, भूरी रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। जलवायु की बात करें, उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अभी हम बात कर रहे थे कि अरावली प्रदेश की जलवायु के अंदर है, वो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में है, और यहाँ पर क्या है, उत्तरी अरावली का एक प्रमुख भाग है। इसके अलावा हम बात करें वनस्पति की, तो खेजड़ी, धोकड़ा, ये दोनों क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेर, सालर, यहाँ पर और भी वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट बात करते हैं फतेहपुर के बारे में। यहाँ पर राज्य का क्या है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर जोजोबा होहोबा अनुसंधान केंद्र है। लक्ष्मणगढ़ में लक्ष्मणगढ़ के नाम से दुर्ग है, और यहाँ पर बहुत सारी प्रसिद्ध हवेलियां हैं। कल के क्लास में अपन डिटेल से बात करेंगे। खंडेला की बात करते हैं, यहाँ से कांतली नदी का उद्गम होता है। ये गोटा उद्योग के लिए भी जगह जानी जाती है। दिवराला, जो अभी हम रूप कंवर सती कांड की भी हम बात कर रहे थे, उससे संबंधित ये स्थल है। खात्री आवास में हीरालाल जी शास्त्री का क्या था, ससुराल था। जबकि यहाँ पर बात करें भैरव सिंह जी शेखावत का यहाँ पर जन्म हुआ। अभी वर्तमान में प्रताप सिंह जी खात्री आवास मंत्रिमंडल में क्या है, मंत्री है। इसके अलावा हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। कांतली नदी के किनारे विकसित हुई एक प्रमुख सभ्यता स्थल है। कल हम खाटू श्याम जी के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट भैरव सिंह जी शेखावत की बात करें,
खातरियावास में इनका जन्म हुआ था। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, भैरव सिंह जी शेखावत का जन्म कहाँ पर हुआ था? खातरियावास में हुआ था। राजस्थान के प्रथम गैर मुस्लिम मतलब गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी कहें इनको तो भी एक प्रकार से कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे भारत के। इनको बाबू शाह के नाम से जाना जाता है। प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल की बात करें, जन्म इनका नंदगांव महाराष्ट्र में हुआ था। लोसल सीकर की ये बहू थी, इनको बड़ी बहू के नाम से भी जाना जाता है। इनका ससुराल कहाँ था? छोटी लोसल में था। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल का इनको गौरव प्राप्त है और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति का गौरव भी इनको प्राप्त है। नेक्स्ट, जमनालाल जी बजाज के बारे में बात करें, एग्जाम में कई बार इनके संबंध में बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। जमनालाल जी बजाज की बात करें, काशी का बास सीकर जिले में इनका जन्म हुआ था। स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। ये गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में शामिल थे, या इनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहते थे। गांधी जी को आर्थिक सहायता देने में सबसे प्रमुख रूप से सहयोगी माने जाते हैं। और उस समय यदि हम बात करें तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की भी इनकी पहचान है। नेक्स्ट बात करें राम नारायण चौधरी जी के बारे में, इनका जन्म सीकर में हुआ। ये भी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, राजस्थान सेवा संघ के ये मंत्री हुआ करते थे और इन्होंने बेगू किसान आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और ये तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं रूप कंवर सती प्रकरण के बारे में। 1987 में यह घटना घटी थी। इनके पति का नाम क्या है? यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस रूप कंवर सती घटना से संबंधित जगह कौन सी? यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? वो भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्यों पूछा गया? क्योंकि यहीं पर हम बात करते हैं राजस्थान सती निवारण अधिनियम की। राजस्थान सती निवारण अधिनियम जो है वो कह सकते हैं इनको पारित करना पड़ा। और इस कानून के तहत और भी कठिन नियम बना दिए। अब तो सती का महिमा मंडन करना ही क्या है, पूरी तरीके से दंडनीय अपराध है। और बात करते हैं डूंगर जी जवार जी के बारे में। शेखावाटी में इनकी लोक देवता के रूप में मान्यता है। बठोट पाटोदा से इनका संबंध है। इनके प्रमुख सहयोगियों में लोटिया जाट करना मीणा थे। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूट करके अंग्रेजों की नींद हराम कर दी एक प्रकार से, और धूम मचा दी थी इंग्लैंड में। लंदन में धूम मच गई थी इनके नाम की, भाई यार 2 व्यक्ति कौन है जिन्होंने हमारी नसीराबाद छावनी को लूट लिया। बेसिकली तो ये मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों में ये धन बांट दिया करते थे। तो गरीबों के क्या थे? ये मसीहा थे, भगवान थे गरीबों के लिए। लेकिन अमीरों का मतलब नाम सुन लेते रात को कोई सेठ जी कि भाई डूंग जी जवार जी, पूरी रात नींद नहीं आती थी सेठ जी को कि पता नहीं डूंग जी जवार जी कब आ जाए और मेरा धन माल लूट करके ले जाए साथियों। तो इसी के साथ आज सभी साथी बढ़िया संख्या में लाइव चल रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कितने बढ़िया संख्या में आप सभी लाइव हैं। एक बार सभी साथी जितने भी लेट जुड़े हैं सभी साथी क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि कुछ साथी ऐसे होते हैं जो क्लास देखते हैं मजे लेते हैं लेकिन वो साथी लाइक क्लास को नहीं करते हैं। उन सभी साथियों को आज क्लास को लाइक करना है, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर भी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है सीकर की क्लास। नेक्स्ट बात करें कटरातल सम्मेलन के बारे में। एग्जाम में पूछा गया ये सम्मेलन कहां पर हुआ था? सीकर जिले में हुआ था। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 में हुआ था। ये किस महिला के नेतृत्व में हुआ था? तो किशोरी देवी ने यहाँ पर लगभग 10,000 महिलाओं की या 10,000 जाट महिलाओं का यहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया। उगमा देवी यहाँ पर अतिथि थी जिन्होंने की भाषण दिया था, जोशीला भाषण। गुरारा की बात करें, गुरारा एक प्रसिद्ध सभ्यता स्थल है। यहाँ पर 2744 चांदी के पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है। रेड टोंक में तो सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक संख्या भी आ रही है जो कि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आप सभी नोट कर लेना, परीक्षा में पूछा गया है। और गुहाला गांव के बारे में भी पूछा जा सकता है कि गुहाला गांव एक पुरातात्विक स्थल है, किस जिले से संबंधित है? सीकर जिले से संबंधित है। और किरडोली गांव की क्या विशेषता है? यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई पक्षी एमू जो है यहाँ पर इनका पालन केंद्र है। इसके बाद बात करें कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में। शेखावाटी का एक प्रसिद्ध व्यावसायिक नृत्य यह माना जाता है। इसकी विशेषता क्या है? एग्जाम में पूछा गया है कि पैटर्न बनाने की जो कला है वो किस नृत्य की प्रमुख विशेषता है? तो वो कच्ची घोड़ी की प्रमुख विशेषता है। पाटोदा की यदि हम बात करें, बठोट पाटोदा से संबंध है डूंग जी जवार जी का। जबकि बात करें केवल पाटोदा की तो यहाँ का लुगड़ा प्रसिद्ध है। लुगड़ा क्या है? तो एक प्रकार की ओढ़नी है। इसके अलावा बात करें खंडेला की, खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी का उद्गम होता है। कोटा उद्योग के लिए खंडेला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं बलेखंड की। यहाँ की बकरियां प्रसिद्ध है। बकरी पालन यहाँ पर केंद्र या
बकरी पालन फार्म यहाँ पर स्थित है। शेखावाटी नस्ल की यहाँ पर बकरियां पाई जाती है। ये एक ऐसी नस्ल की बकरियां हैं जिनके सींग नहीं होते हैं, और सींग नहीं होते तो किन्होंने इनको विकसित किया था? तो काजरी के वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया था। काजरी, आफरी, इनका संबंध किससे है? जोधपुर से है। भाई ये संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में है। रघुनाथगढ़ की बात करें, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1055 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट बात करें कांतली नदी के बारे में। कांतली नदी विशेष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंत्य प्रवाह की दृष्टि से। संपूर्ण राजस्थान की यदि बात करें तो केवल राजस्थान में इसकी क्या है लंबाई? 100 किलोमीटर है। टोटल ही 100 है, और वो भी राजस्थान में ही है। तो अंत्य प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है। प्रवाह क्षेत्र सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में है। चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है, लेकिन चूरू में नहीं बहती है। शेखावाटी में इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। गणेश्वर सभ्यता मोस्ट इंपोर्टेंट, ये इसके किनारे विकसित हुई। ये ऐसी सभ्यता जहां से मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए, अर्थात यहाँ के लोग क्या थे? मांसाहारी थे। एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है आरएस मेंस में, और जिस प्रकार से रिटर्न एग्जाम होता है तो उसमें क्या प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ से मान लो मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए, बताइए यहाँ के लोगों की प्रकृति क्या थी? तो यहाँ पर लोग सर्वाहारी थे या मांसाहारी थे या शाकाहारी थे? तो सर्वाहारी में तो दोनों श्रेणी के आगे शाकाहारी और मांसाहारी, तो इस प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन अधिकांश यदि मछली पकड़ रहे हैं मतलब ये मांसाहार करते थे। इसके अलावा समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहते हैं? वो भी इसी को कहते हैं। राजस्थान के अंदर यदि प्रश्न पूछ लिया जाए ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ताम्रवती नगरी मतलब आहड़ उदयपुर। ताम्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खेतड़ी झुंझुनू। और यदि बात करें ताम्र जिले के बारे में तो वो ऑप्शन आएगा साथियों झुंझुनू। तो यहाँ पर हम बात कर चुके हैं आज सीकर जिले के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आज हमने बातें की थी। और भी सभी साथी जितने भी जुड़े हुए हैं अन्य साथियों को भी शेयर करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपने मित्रों के साथ शेयर करने के साथ ही नए साथी जितने भी हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको वहां पर सूचना मिलते रहे। इसी के साथ में आज मैं अनुमति लेता हूं। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में और बात करते हैं, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे। झीलों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, मंदिरों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, कुछ इतिहास के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।